हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू में। अगर आप भी बिहार फायरमैन का तैयारी करना चाहते हैं और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए आप सभी मेरे साथ और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। आज के प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या नहीं तो आप पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने बिहार फायरमैन के लिए 1000 क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट किया है। वो 1000 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस सीरीज का आज प्रैक्टिस सेट 1 है। आपको सभी का पीडीएफ डेली बाय डेली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी क्लास हो आपको सूचना मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रंगराजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने है, गरीबी क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, सी ऑप्शन है ए और बी, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा गरीबी क्षेत्र से संबंधित है। रंगराजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, वो गरीबी क्षेत्र से संबंधित है। और नीचे नोट में लिख दिया, देखिए यहाँ पे सुरेश तेंदुलकर समिति, लकड़वाला समिति, ये सभी समिति जो है गरीब क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा इन तीनों समिति को, रंगराजन समिति हो गया आपका, सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति, ये सभी समिति गरीबी क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो इसके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ये रहे आपके, तो बताइए किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। और याद रखिएगा इसी समझौते के द्वारा कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया था। नीचे हमने नोट में लिख दिया है, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिकागो झील, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है। इसके ऑप्शन है, शेषनाग झील, मिशिगन झील, वेरीनाग झील, राज संबंध झील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिशिगन झील। तो याद रखिएगा शिकागो झील किस झील के किनारे स्थित है, तो ये मिशिगन झील के किनारे स्थित है आपका शिकागो झील। और एक चीज़ याद रखिएगा कि शिकागो मांस की सबसे बड़ी मंडी है। ये याद रखिएगा शिकागो जो है मांस की सबसे बड़ी मंडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4। इसमें बोला गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे। तो इसके ऑप्शन है, ऑसबोर्न स्मिथ, सी.डी. देशमुख, लॉर्ड मेयो, या इसके आंसर ऑप्शन है शक्तिकांत दास। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑसबोर्न स्मिथ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। और ऊपर जो क्वेश्चन था वो था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन था, ये भारतीय गवर्नर पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है शक्तिकांत दास, सी.डी. देशमुख, लॉर्ड मेयो, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सी.डी. देशमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा शक्तिकांत दास जो है ये रिजर्व बैंक इंडिया के मतलब आरबीआई के करंट इसके अध्यक्ष है शक्तिकांत दास, और ये जो है ये 25वें नंबर के अध्यक्ष है। याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने नोट में भी लिख दिया है कि वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 6 कि कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। इसका ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, या ऑप्शन डी है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन विटामिन बी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी, ये पानी में घुलनशील है। और बचे बाकी विटामिन, देखिए यहाँ लिखे नीचे हमने, बचे विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील है। तो याद रखिएगा विटामिन बी एंड सी ये वाटर में घुलनशील है, और विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी के ऊपर है। तो इसके ऑप्शन है नर्मदा नदी, सतलज नदी, रावी नदी, शरावती नदी। तो इसके राइट जो आंसर हो जाएगा आपका धुआंधार जलप्रपात वो नर्मदा नदी के ऊपर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा, और नर्मदा नदी जो है कहाँ है, नर्मदा नदी देखिए नीचे लिख दिया हमने, मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूरत किस नदी पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन है चंबल नदी, ताप्ती नदी, गंगा नदी, बेतवा नदी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है
राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब किसी को जो सजा होता है वो चाहे तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, तो वही क्षमादान की शक्ति बोल रहा है किस अनुच्छेद में? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 72। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब आर्टिकल 72। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, ना कि राज्य पूछ रहा है। अगर राज्य पूछे तो उसका आपका आंसर हो जाएगा बिहार। राज्य पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? देखिए यहाँ पे राज्य पूछ रहा था, यहाँ पे राज्य पूछ रहा है और वहाँ पीछे वाला क्वेश्चन में केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। तो राज्य आपका क्या हो जाएगा? राज्य आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि माउंट K2 की ऊंचाई कितनी है? इसके ऑप्शन है 8610 मीटर, 8511 मीटर, 8612 मीटर या 8611 मीटर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8611 मीटर। और हमने देखिए नोट में लिख दिया है माउंट K2 ट्रांस हिमालय के काराकोरम में स्थित है। याद रखिए इसको, माउंट K2 कहाँ है? ये ट्रांस हिमालय के काराकोरम में स्थित है। और माउंट K2 का नाम, दूसरा नाम वाला नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन वे। कहीं कहीं देख देगा आपको गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 10 के आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, रिपन, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। तो बताइए अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर बताइए। तो चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रिपन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रिपन, जो कि 1881 में स्टार्ट हुआ था 10 के आधार पर जनगणना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? इसका ऑप्शन है केरल, बिहार, झारखंड, असम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, वो हो जाएगा केरल। और याद रखिएगा केरल सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। यहाँ पे 95% से एवं साक्षरता है। और सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा आपका बिहार। याद रखिएगा बिहार में सबसे कम साक्षरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस राज्य से शुरू हुई? इसका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, हरियाणा या पंजाब। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा के पानीपत से ये शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? देखिए हमने अभी तुरंत ऊपर बताया सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए पहले आप। बिहार है, बी में आंध्र प्रदेश है, सी में तमिलनाडु है, डी में केरल है। तो इसका राइट जो आंसर आपका हो जाएगा केरल, ऑप्शन डी। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल। और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन हो जाएगा आपका? बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने नोट में भी लिख दिया है, बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। जितने भी ये रेड पॉइंट से दिया है ये नोट है, याद रखिएगा इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो इसका ऑप्शन है 8, 5, 6 या 11। तो इसका राइट जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 हो जाएगा। तो भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6। और आपसे पूछ ले कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो 8 है और शास्त्रीय भाषा है 6। कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा। शास्त्रीय भाषा कितने हैं? 6। और शास्त्रीय नृत्य ये शास्त्रीय नृत्य है, ये हो जाएगा 8। तो शास्त्रीय भाषा कौन कौन से हैं ये हमने नीचे लिख दिया, देख लीजिए। यहाँ पे शास्त्रीय भाषा है कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है और संस्कृत। ये 6 है जो शास्त्रीय भाषा है। और किस किस राज्य की भाषा है हमने लिख दिया ब्रैकेट में, देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 18, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है विजय घाट, शांतिवन, अभय घाट, कर्मभूमि। तो इसका राइट जो आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय घाट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? इसका ऑप्शन है सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन त्रिपुरा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने सरोजिनी नायडू ने
किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? इसके ऑप्शन है कानपुर अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और इलाहाबाद अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा कानपुर अधिवेशन। और याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने नोट में भी लिख दिया है कानपुर अधिवेशन। और याद रखिएगा एक चीज़ कि कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कानपुर अधिवेशन आपका 1925 में हुआ था। प्रश्न नंबर 21 में बोला गया कि दूध को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग होता है? इसके ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर। तो दूध को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग होता है? लैक्टोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 आपके सामने, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 23 दिसंबर, 5 जून को, 22 दिसंबर को, 17 अक्टूबर को। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 23 दिसंबर को इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है एलपीजी में गंध किसके कारण होता है? ब्यूटेन, इथाइल मरकैप्टन, प्रोपेन या ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा हो जाएगा? ये इथाइल मरकैप्टन। और याद रखिएगा एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है आपके सामने 24 प्रश्न है 24 नंबर कि एम्पियर किसका मात्रक है? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है नीचे पे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। बीबीआई क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अमृता कौर, इंदिरा गांधी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को अगर आपसे पूछ दे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी वो इसकी नाम उसका नाम था एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड से थी। ठीक है, याद रखिएगा कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की रहने वाली थी। यहाँ पे देखिए नीचे हमने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, जो हमने अभी ऊपर तुरंत बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माजुली द्वीप जो ये असम राज्य में स्थित है। और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। देखिए माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, लिख दिया हमने। अगला प्रश्न आपके सामने कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? उसका ऑप्शन है 16 सितंबर, 15 दिसंबर, 14 सितंबर या 16 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 सितंबर को। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16 सितंबर को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है 28 नंबर प्रश्न है 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? तो इसका ऑप्शन है देख लीजिए 52वें, 42वें, 86वां या 49वां। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन ए 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और ये 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून को रोकने के लिए बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने नोट में लिख दिया है कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 29। इस प्रश्न में बोला गया कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप जिप्सम को और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बिहार पुलिस फायरमैन में निश्चित ही पूछेगा। याद रखिएगा इसको, ये बीबीआई है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों में से कोई एक ना एक पूछ सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2, ऑप्शन बी। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? इस प्रश्न को सही से देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो इसके ऑप्शन है 18, 17, 12 या 8। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्तमान में भी 18 रेलवे जोन है, पहले 17 रेलवे जोन था। देखिए हमने यहाँ नीचे लिखा है कि पहले रेलवे जोन 17 था, लेकिन 27 जुलाई 2017 को, ठीक है, 27 जुलाई 2017 से पहले 17 था, लेकिन अभी 18 हो चुका है। 27 जुलाई 2017 को दक्षिण तटीय रेलवे मंडल को जोड़ा गया है। तो इसे को याद रखिएगा, कौन से रेलवे मंडल को जोड़ा गया है? दक्षिण तटीय रेलवे मंडल को जोड़ा गया। और अब कुल 18 रेलवे जोन है। तो आपका प्रश्न समाप्त हो चुका है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर कल अगले प्रैक्टिस सेशन को लाएंगे और सबका PDF मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए
कल मिलते हैं फिर।